चलिए, इस एमकेएस एजुकेशन हब के शैक्षिक मंच पर मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। हम लोग करंट अफेयर और जीके पर चर्चा करेंगे। अभी एक चर्चा का विषय है, वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है कहा जा सकता, लेकिन चर्चा में खूब है। आपका एक अभी ट्विन टावर करके एक बिल्डिंग थी जो कि आपके नोएडा में उसी गिरा दिया गया। चर्चा का कारण इसलिए है क्योंकि ये काफी बड़ी बिल्डिंग थी और इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में 7 साल तक गिराने को लेकर के इसका केस चला सुप्रीम कोर्ट में। और उसके पहले हाई कोर्ट में था। इलाहाबाद हाई कोर्ट से यहाँ पर इसको गिराने का आदेश हुआ था, तो पुणे जो है, जो बिल्डर था, वो इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट चला जाता है और वहाँ पर यह मामला 7 सालों तक चलता है। और पुणे वहाँ से भी यही आदेश होता है कि गिरा दिया जाए। कारण क्या है जो आपसे पूछ सकता है। चर्चा में रहा ट्विन टावर, ये आपका नोएडा का है। और होता क्या है, जब कोई बिल्डर किसी भी जमीन को अधिग्रहित करता है, जैसे कि उसका अगर एक प्लाट है, तो ये बिल्डर क्या होते हैं, जमीन को ले लेते हैं टेंडर पे और यहाँ पे बनाते हैं, बिल्डिंग खड़ा करते हैं और इसको किराए पे देते हैं। तो वहाँ पे बताते हैं कि आपकी बिल्डिंग जो है, यह जो बिल्डिंग है, यहाँ पे हम जो है आवास बना रहे हैं, रहने का बना रहे हैं। तो बताते हैं इतना चौड़ा यहाँ पे रास्ता होगा, बता देंगे यहाँ पर पार्क बनाएंगे जिससे आप लोग वहाँ पे खाली समय में बैठ सकते हैं। एक अच्छा पेड़ पौधा लगेगा, अच्छा लगेगा। यहाँ पे रास्ता होगा, मतलब सारे लोकेशन वहाँ की दे देते हैं। तो यही कंडीशन ट्विन टावर के साथ होती है। होता क्या है, जब बिल्डर अपने जो है, अपने द्वारा बनाए गए बिल्डिंगों को किराए पर देने के लिए तो बेचता है, जब उसको है तो बताता है, लेकिन बाद में क्या करता है, जो खाली पार्किंग एरिया था उसी पे दो ऊंची ऊंची इमारत को खड़ा कर देता है। ऊंचाई की बात करें, हमने बताया आपको 35 तल्ले की, 35 फ्लोर की आपकी बिल्डिंग खड़ी कर, इसका नाम होता है ट्विन टावर। वो किस जगह पे खड़े किए जाते हैं, तो ग्रीन एरिया पे, जैसे हमने कहा पार्क के जगह पर, जहाँ पे पार्किंग, जहाँ पे लोग घूमने टहलने एंजॉय करे जाते हैं। बताकर तो उन्होंने बेचा था अपने सारे जो है फ्लैट को कि यहाँ पर हम ही करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वहाँ पे बड़ी बिल्डिंग खड़ी कर दी, इसका नाम ट्विन टावर रखा गया और वहीं से ये विवाद में आ गया। अब इसको गिराया गया है, गिराने में आपके 3700 किलो, 3700 केजी बारूद का प्रयोग किया गया। आपके 28 तारीख को गिराया गया और इसको, इस बिल्डिंग को गिरने में मात्र 12 सेकंड का समय लगा। 3700 किलो बारूद का प्रयोग कर करके आपका इसमें यह भी दे रहा था कि 946 इसमें आपके पूरे होल किए गए थे बिल्डिंग में। और उसको जो है, जब वहाँ पे अलार्म बजा और इसको प्रारंभ की घटना, तो आपका पूरा 12 सेकंड में आपका जो ट्विन टावर था वह ध्वस्त हो गया और आपका सीधे मुंह के बल आपका गिर पड़ा। यानी कि आसपास किसी बिल्डिंग को प्रभावित नहीं किया। आपका यह भी पूछ सकता है, जो बिल्डिंगों को गिराने वाली कंपनी, जैसे कि बनाने का टेंडर होता है उसी प्रकार से गिरने का भी टेंडर होता है। तो यह टेंडर 2 कंपनियों के द्वारा लिया गया था और इन्होंने यह कार्यक्रम जो था 12 सेकंड में पूरा हुआ। 3700 किलो बारूद का प्रयोग किया गया था। तो इसलिए जो आपका ट्विन टावर था, ग्रेटर नोएडा संबंधित है, इसे चर्चा में रहा खूब। और यहीं से एक काफी इम्पोर्टेंट कल की बात है आपका, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है, भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जहां पर बारिश के चलते राष्ट्रीय आपात घोषित किया गया, राष्ट्रीय आपात डिक्लेयर कर दिया गया। वह आपका है पाकिस्तान।
पाकिस्तान। औसतन पाकिस्तान का वह एरिया, जैसे आप काम का सिंध वगैरह की बात करें, तो यहाँ पर आपकी औसतन बरसात जो है 150 सेंटीमीटर होती थी, 150 सेंटीमीटर, और उसी स्थान पे एकाएक आपकी 324 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है, और जिससे वहाँ पर बाढ़ की हालत आ जाती है। और अभी तो वीडियो हमारे पास है, तो आपको दिखाते हैं हम, देखिएगा आप लोग कि इतनी भयानक स्थिति हो गई वहाँ पे कि आपकी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें जो कि काफ़ी मजबूती से बनाई गई थी और ढह गई। वहाँ पे अब तक 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। आपका जो पड़ोसी पाकिस्तान है, यहाँ पे 1000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। और ऐसा उसके यहाँ घटना हुई थी 2010 में, तब भी जो है लगभग 20,000 लोग मरे थे। और ठीक उसी तरह की सिचुएशन पुणे आ गई है। और यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि नॉर्मल बारिश तो 150 सेंटीमीटर होती थी, लेकिन 324 सेंटीमीटर तक बारिश हो गई है। और जिससे वहाँ पहाड़ों से पानी और जगह से इस तरह से आया फैल रहा है कि बड़े से बड़े घरों को, आदमियों को, मतलब जो भी उसके चपेट में आपके वहाँ पे पाकिस्तान के रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो उसके 10,000 मवेशी बह चुके हैं, यानी कि मृत्यु हो चुकी है, बह गए हैं, यानी कि अपने स्थान से खो चुके हैं। अगर उसके कुल नुकसान, उसके 5 डैम टूट चुके हैं, 5 डैम। जैसे आप लोग देखते हैं इलाहाबाद में जो बाढ़ का कारण है, उसका यही कारण है कि डैम से पानी छोड़ा जा रहा है। डैम से जब पानी छोड़ा जाता है, डैम आपका काफ़ी बड़ा होता है, आपको पता है। जो जो कृत्रिम डैम होता है, अर्थात जो है बांध बना करके पानी को रिजर्व किया जाता है, आपको पता होगा कि उसी को हम लोग कृत्रिम झील के नाम से कहते हैं। जब आपको इतना पता है तो आप हमें ये बता दीजिए, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? गोविंद भारत बल्लभ की विश्व की पूरा है कि बताइए। भारत? गोविंद बल्लभ सागर। बल्लभ पंत सागर झील है आपकी, गोविंद भारत। बल्लभ पंत सागर झील है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम है, नागार्जुन बाग पर स्थित है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। तो इसी प्रकार से पाकिस्तान में 5 डैम टूट चुके हैं, और वहाँ पर 5.54 ट्रिलियन डॉलर का नुकसान हुआ है। अगर मिलियन की बात करें 10 लाख, और उसका ट्रिलियन की बात करें तो 10 मिलियन, तो वहाँ से ट्रिलियन बनता है। इतना तो उसका नुकसान हो चुका है। और उसके साथ ही साथ वो बचाव के लिए वहाँ पर आपका राष्ट्रीय आपात घोषित करने वाला आपका देश, पड़ोसी देश पाकिस्तान बन गया। अगर हम पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बात करें, पीएम कौन है, बता दीजिए। पाकिस्तान के पीएम कौन है? तो आपका नाम आता है शहबाज शरीफ। शहबाज शरीफ नाम आता है। इसके पहले इमरान इमरान खान की सरकार थी, और पुनः जो है उनकी सरकार गिरी, पुनः शहबाज शरीफ की सरकार बनती है। वर्तमान में उनकी के पीएम शहबाज शरीफ है, और आपका राष्ट्रीय आपात लाया गया है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में राष्ट्रीय आपात कब को लगा है? राष्ट्रीय आपात बता दीजिए, भारत में अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगा है? अगर आपके राष्ट्रीय आपात की बात करें तो 3 बार। आपको पता है कि 62, 62, 72, 75 3 बार लगा है। अगर वहीं पर आपके अगर वित्तीय आपात की बात करता है तो अब तक भारत में वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। चलिए, तो आपको राष्ट्रीय आपात पाकिस्तान के बारे में पता चल गया यहाँ से। और एक चीज़ आपको बता दूं, एशिया कप था, एशिया कप 2022, जिसमें आपका रात में ही आपका मैच था भारत पाकिस्तान के साथ। तो इसमें भारत ने पाकिस्तान को हराकर जीत हासिल की है। और
चर्चा में पुनः आ गया है। आपका एक जासूसी ऐप था, हमने आपको पढ़ाया था, नाम था पेगासस। आपको जरूर याद होगा, बता दीजिए पेगासस क्या था। हमने आपको पेगासस के बारे में बताया था और एक बार पेगासस जो है यह पुनः चर्चा में आ गया है। पेगासस बता दीजिए, क्या आप लोग जानते हैं इसके बारे में? पेगासस जो है एक प्रकार का यह जासूसी ऐप है, जासूसी ऐप है। और इसके साथ साथ जब जासूसी ऐप है तो ये किस देश के द्वारा बनाया गया है? यह आपका पेगासस जासूसी ऐप है और यह इजराइल के द्वारा बनाया गया है। कंपनी का नाम तो नहीं याद आ रहा है जिसमें के द्वारा इसके क्या है, लेकिन जासूसी के मामले में आपका जो इजराइल की कंपनी है जानी जाती है, जासूसी ऐप का निर्माण करती है। और इसी में सरकारें जो होती हैं, किसी की अगर अपने यहाँ कोई घटना से बचने के लिए इन सब ऐप को परचेस करती हैं और उसका प्रयोग कर करके जानती हैं। तो अभी में कांग्रेस, जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपके राहुल गांधी की तरफ से इस पे आरोप लगाया गया था कि कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं में, हमारे मुख्य अधिकारियों में, नेताओं में, अध्यक्षों के मोबाइल में पेगासस नामक जो ऐप है यह एक्टिवेट कर दिया गया है। और जिसपे अभी जांच चल रही थी, सुप्रीम कोर्ट का पुनः आदेश आया, कमेटी जांच हुई तो उसमें यह पाया गया, इन्होंने कांग्रेस की पार्टी ने 29 व्यक्तियों को सामने लाया और जिसमें से आपके पेगासस नामक वायरस किसी के मोबाइल में पुष्टि नहीं हो पाई, इससे पुनः चर्चा में आ गया। अब सबसे पहले जानना होगा कि पेगासस काम कैसे करता है। आपसे कुछ पूछ सकता है अगर भविष्य में आगे। तो पेगासस की बात करें तो यह ऐसा आपका जासूसी ऐप है, यह आपके मोबाइल में स्वतः ही अपडेट हो जाता है। यानी कि आपको कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, यह आपके मोबाइल में स्वतः एक्टिवेट हो जाता है। और यह इतना डेंजर है कि आपको बिना कुछ पता चले आपका रिकॉर्डर ऑन कर सकता है, आपके मोबाइल में जो भी फोटो है उसको देख सकता है, यानी कि आपकी जो कॉल डिटेल है उसको प्राप्त कर सकता है, आपके कैमरे को ऑन कर सकता है, यानी कि आपके मोबाइल की हर एक एक्टिविटी को कर सकता है, जिसमें आपको पता नहीं चलेगा आपका मोबाइल लॉक है, लेकिन सारा काम हो जाएगा। तो पेगासस इतना ज़बरदस्त जासूसी ऐप है और विशेष करके यह कहाँ का है तो इसको आप लोग याद रखिए, इजराइल का है। पेगासस का संबंध किस देश से है तो आपका इजराइल से है। और कांग्रेस के द्वारा आरोपित था कि जो है एक्टिवेट कर दिया गया है। पेगासस को भूलिएगा नहीं, आपकी इजरायली कंपनी के द्वारा बनाया गया है। चलिए तो हम कुछ बात कर लेते हैं आपके रोग के बारे में। आप लोग बता दीजिए, बता दीजिए जो आपका हेपेटाइटिस हेपेटाइटिस होता है, चाहे आपको हेपेटाइटिस बी कह लीजिए, चाहे सी कह लीजिए, और इसके प्रकार है। हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग, क्योंकि आपका इस पे क्वेश्चन बना है आपके ग्रुप डी में, बता दीजिए हेपेटाइटिस से प्रभावित अंग कौन सा है? मलेरिया, टाइफाइड से प्रभावित अंग कौन सा है? हेपेटाइटिस टाइफाइड दोनों बताइए। आंत आंत हेपेटाइटिस बता दीजिए और आपका टाइफाइड दोनों बता दीजिए। और आप लोग भी आंत माइक ऑन कर लीजिए। आंत डीके है मौर्य, आंत। किसका आंत है? पायल जी, सोनी मौर्य, आप लोग भी हेपेटाइटिस। बताइए। हेपेटाइटिस से आप आंत बता रही हैं, जो कि आपका जवाब बिल्कुल गलत है। आपका हेपेटाइटिस से जो प्रभावित अंग होता है वह लीवर होता है। हेपेटाइटिस से जो प्रभावित अंग होता है आपका लीवर होता है।
अगर वहीं पर टाइफाइड की बात करूं, टाइफाइड से जो आपका प्रभावित अंग होता है वो आपकी आंत होती है। आपको पता होगा कि लीवर से संबंधित ही एक बीमारी होती है, उसको हम लोग कहते हैं लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस। लीवर सिरोसिस होता है। और लीवर सिरोसिस में क्या होता है, जो आपके लीवर की कोशिकाएं होती हैं मृत हो जाती है, वहाँ पे फाइबर कोशिका विकसित हो जाती है। लीवर की जो कोशिका वहाँ पे होती है वह आपके जहर को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। लीवर की कोशिका होती है, आपके जहर को निष्क्रिय करने का कार्य करती है। अर्थात यहाँ से आप लोग यह जान लीजिए, जब कोई भी व्यक्ति संदेह होता है कि यह व्यक्ति जहर के कारण मरा है, अर्थात ये पॉइजन का इस्तेमाल किया है जिससे इसकी मृत्यु हुई है, तो आप लोग देखते हैं पोस्टमार्टम होता है। पोस्टमार्टम में आपके लीवर की जांच की जाती है, आदमी जहर खाया है कि नहीं इसकी पुष्टि के लिए व्यक्ति के लीवर की जांच की जाती है। ये आपसे क्वेश्चन बार बार पूछता है। और वहीं पर जान लीजिए, अधिक शराब के सेवन से इसी आपके जो आपका लीवर होता है, इसी लीवर की कोशिका मृत हो जाती हैं, जिससे उसको लीवर सिरोसिस नामक बीमारी हो जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। अच्छा, यहाँ पे लीवर की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा अगर आपसे बात करें, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, बता दीजिए। यकृत। अगर हाँ, यकृत कह लीजिए, लीवर कह लीजिए, जिगर कह लीजिए, तो आपका लीवर है। यहीं पर अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन पूछा गया आपके इकाई को लेकर के, तो आप लोग बता दीजिए ऊर्जा की इकाई क्या है, मानव शरीर में ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई क्या है, ऊर्जा की इकाई आपसे अगर हम पूछें, आपके गुर्दा की इकाई क्या है, गुर्दा की इकाई क्या है, मानव इकाई मतलब कि जिससे उसका निर्माण हुआ है, छोटी से छोटी, वह छोटा से छोटा स्वतंत्र भाग। जैसे आप लोग देखते हैं कि सर्दी का शरीर कोशिकाओं से निर्माण हुआ है, तो यहाँ पे गुर्दा की कोशिका का नाम पूछ रहा है, इकाई से मतलब कोशिका से इसका तात्पर्य है। अगर आपसे मस्तिष्क की इकाई पूछ ले, ये आप लोग सभी, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे किया हूँ, इसको आप लोग बार बार पढ़ें, आप लोगों को याद भी था और उम्मीद करते हैं याद भी होगा। अगर ऊर्जा की इकाई की बात करें तो आपका यहाँ पे होता है एटीपी, एटीपी होता है। अगर यहीं पर गुर्दा की इकाई की बात करें तो यहाँ पर आपका होता है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन निफ्रॉन। होता है। वहीं गुर्दा। पर अगर मैं मस्तिष्क की इकाई की बात करूँ, तो यहाँ पे जो मस्तिष्क की कोशिका होती है उसी को मस्तिष्क की इकाई, क्योंकि वो सबसे छोटा भाग है, इसी से आपका मस्तिष्क का निर्माण होता है, वह आपका होता है न्यूरॉन। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी पाई जाती है, तो आपके न्यूरॉन की कोशिका सबसे बड़ी पाई जाती है। और आपसे यदि क्वेश्चन कर दे कि सबसे कम कोशिका विभाजन आपके शरीर के किस अंग का होता है, तो आपकी जो न्यूरॉन कोशिका है, इसका जो कोशिका विभाजन बहुत मंद गति से होता है। न्यूरॉन का कोशिका विभाजन सबसे कम का, इसका कारण क्या है, इसका कारण आपका इसको क्या बोलते हैं, लाइसोसोम है, जिसके कारण इसका विभाजन बहुत मंद गति। इसी यही कारण है कि जब मस्तिष्क में आपके चोट आ जाती है तो वह चोट जल्दी से ठीक नहीं होती। और आपका कोशिका विभाजन को लेकर के 3 क्वेश्चन बनते हैं। आपका कोशिका विभाजन को लेकर पूछता है सबसे तेज कोशिका विभाजन आपके शरीर के किस अंग का होता है,
तो सबसे तेज कोशिका विभाजन आपके शरीर के किस अंग का होता है? वह आपका लीवर है। लीवर, इसका कोशिका विभाजन सबसे तेजी से होता है। वहीं पर अगर से बीमारी पूछे किस बीमारी में कोशिका विभाजन तेजी से होता है, वो आपकी बीमारी कौन सी है? कैंसर है। कैंसर में कोशिका विभाजन तेजी से होता है और एक कैसे क्रम में होता है? 1 से 2 होगा, 2 से 4 होगा, 4 से 8 होगा, 8 से 16 होगा, 16 से 32, 32 से 64। इस तरह से आपके कैंसर बीमारी में कोशिका विभाजन होता है। अगर हम कैंसर की बात आ गई, अगर हम इससे संबंधित आपसे पूछें कि आप बार-बार प्रचार देता है तंबाकू आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, इससे कैंसर हो सकता है, तो पूछ सकता है तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तंबाकू निषेध दिवस बता दीजिए। 4 मई है। 4 मई नहीं, बल्कि वह आपका 31 मई है। 31 मई कैंसर दिवस तो मनाते हैं। कैंसर दिवस। चलिए इसको आप लोग खोजिएगा। यहाँ पे नेफ्रॉन, विशेष करके आप लोग याद रखिए, नेफ्रॉन, न्यूरॉन, एटीपी। अच्छा बता दीजिए, पावर हाउस ऑफ द सेल किसे कहा जाता है? पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया। ऑफ द सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को सर, आपका स्पीकर थोड़ा सा लहरा रहा है, आवाज सही क्लियर नहीं आ रही। चलिए हम प्रयास कर रहे हैं सही हो जाए। और कोई बता दे, सबके यहाँ समस्या है? नहीं, हमारे यहाँ क्लियर है एकदम। तो आपके यहाँ जो है हो सकता है नेटवर्क की प्रॉब्लम हो। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा न्यूरॉन, नेफ्रॉन, एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा यहाँ पे तंबाकू की बात हुई, तो तंबाकू अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? भारत में तंबाकू का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है? आंध्र प्रदेश। आपका जवाब बिल्कुल सही है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? क्या? आंध्र प्रदेश का आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? शास्त्रीय नृत्य। हाँ, आंध्र क्वेश्चन प्रदेश। सभी से है, बताइए। ऑप्शन ना। कुचिपुड़ी है। हाँ, कुचिपुड़ी। जवाब आपका बिल्कुल सही है, कुचिपुड़ी। और आपसे क्वेश्चन पूछता है बिहू कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? बिहू, बिहू त्योहार किस राज्य से संबंधित है? बिहार बिहार। बिहू नहीं, असम बिहू, असम है। अरे असम। हाँ बिहू, आपका बिहू पूछ दे। अगर बिहार की बात करें, यहाँ का आपका प्रचलित है जो आपका डाला छठ है, ये पूछता है डाला छठ। अगर हम बात करें कठपुतली कहाँ का है, किस राज्य का कठपुतली है? कठपुतली किस राज्य से संबंधित है? जो हम लोग देखते हैं लकड़ी का बना होता है, लोग उसको नचाते हैं और हम लोग बड़े चाव से देखते हैं, वह कहाँ राजस्थान का है? है क्या? हाँ बहुत सही जवाब, राजस्थान। कठपुतली की बात करें, राजस्थान। अच्छा अगर मैं बात करूँ सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया, आवाजें नहीं सही आ रही। सत्रिया किस राज्य से संबंधित है? सत्रिया। शास्त्रीय। चलिए, तमिलनाडु है सर। तमिलनाडु नहीं है, आपका सत्रिया असम से है। चलिए, अभी कल परसों में ही आपका एक क्वेश्चन हुआ था इनको लेकर के, अन्ना मणि। अन्ना मणि कौन है? बता दीजिए। अन्ना मणि अन्ना। का उपनाम क्या है?
अन्ना मणि। देखिए अभी कल या परसों में हम आपको पढ़ाए थे, अन्ना मणि मलाई सूत्र बताए थे। अन्ना मलाई अन्ना मणि, इन्हीं को ही क्या कहा जाता है, वेदर वोमेन ऑफ इंडिया। ये आपकी मौसम वैज्ञानिक हैं। और अभी आपने बताया था हमने आपको कि 23 अगस्त को गूगल ने इनका जो है लोगो लगाया था और वहीं से चर्चा में आया था अन्ना मणि। चलिए बता दीजिए, जीरोफथैल्मिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है। जीरोफथैल्मिया लिख दो यहाँ पे, जीरोफथैल्मिया, यह किस विटामिन की कमी से होता है। आपका जीरोफथैल्मिया हो गया, और आपके हेल्प के लिए बता दूं, और रतौधी, ये दोनों एक ही बीमारी की कमी से होता है, एक ही विटामिन की कमी से होता है। वह कौन सी विटामिन। हाँ, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। रेटिना जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पे अगर हम बात करें, आप लोग विटामिन ए देखे, जीरोफथैल्मिया देखे, जीरोफथैल्मिया की बात करें या रतौधी की बात करें, ये दोनों रोग आपका जो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। आपका क्वेश्चन पूछा है, मूत्र का हल्का पीला रंग किस कारण होता है। किस कारण से जो पेशाब का जो रंग है वह हल्का पीला होता है, वो कारण क्या है। ये आपके ग्रुप डी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बता दीजिए कौन सा वाहक होता है। यूरोक्रोम, यूरोक्रोम, यूरोक्रोम वर्णक के कारण, यूरोक्रोम वर्णक के कारण आपके जो पेशाब का रंग हल्का पीला होता है, उसका जिम्मेदार कौन सा है, यूरोक्रोम। हम लोग देखते हैं कि आपकी जो किडनी होती है, अच्छा आप लोग बता दीजिए, जो किडनी है आपके कुछ सेम के आकार की तरह की होती है, और इसी के ऊपर एक ग्रंथि आपकी मिलती है, उसका नाम क्या है। उसकी हमेशा स्थिति पूछता है और नाम पूछता है, बता दीजिए। उस ग्रंथ को डुआडाइट के नाम से भी जाना जाता है। आप लोग बता दीजिए, जो आपकी किडनी है, किडनी है, इस तरह से मैं फिगर बनाने का प्रयास करता हूँ, बता दीजिए कौन सी ग्रंथि पाई जाती है जो ठीक आपके किडनी के ऊपर होती है, और उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं। आवाज मिल रही है। अगर हम उसकी स्थिति की बात करें तो आपका यहाँ पे वह ग्रंथि पाई जाती है, ठीक इसके ऊपर पाई जाती है। वह ग्रंथि आपकी एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। जब आप कभी देखते हैं कि व्यक्ति गुस्सा होकर के उसके हाथ पांव कांपने लगते हैं, तो वो इसी एड्रिनल ग्लैंड से आपका इसका काम अपना काम चालू कर, इसी को करो मरो ग्रंथ के नाम से भी जाना, डुआ डाइट के नाम से भी जाना जाता है। इस स्थिति में व्यक्ति गुस्से में क्या कर बैठता है उसको कुछ पता नहीं चलता है, और आपकी एड्रिनल ग्लैंड आपके उस समय जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, आप एक प्रकार के लिए अनियंत्रित हो जाते हैं, और वह आपकी इसके लिए जिम्मेदार जो ग्रंथ होती है आपकी एड्रिनल ग्लैंड होती है। और वहां से अगर एड्रिनल ग्लैंड से आपसे क्वेश्चन पूछता है तो उसकी स्थिति पूछता है कि यह कहाँ पे पाई जाती है, तो यह आपके किडनी के ठीक ऊपर या वृक्क के ठीक ऊपर पाई जाती है। अगर यहाँ पे किडनी की बात आ गई, तो अगर हमारा आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, जो किडनी का कार्य क्या होता है।
आप लोग देखते हैं कि अगर जिस व्यक्ति की किडनी खराब हो जाती है उस वह व्यक्ति बच नहीं सकता। आप कहते हैं, सुने होंगे कि कोई भी उसे बचा नहीं सकता। कारण क्या है, बता दीजिए। किडनी का कार्य क्या है? किडनी जो है यह रक्त की आपके सफाई। आपके आपके ब्लड से यूरिया को अलग करता है। यूरिया को अलग करने का कार्य जो होता है वह आपकी किडनी का होता है। अर्थात आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि जो यूरिया को अलग करता है वह आपकी किडनी करती है। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो मानव है वह पेशाब के रूप में किसका निष्कासन करता है? तो हम लोग यूरिया। यूरिया के रूप में करते हैं। और हमारे शरीर में जो बनता है अमोनियम ऑक्साइड बनता है। इस अमोनियम ऑक्साइड को ही चेंज करके यूरिया में कन्वर्ट करता है आपका यकृत। और पुनः जो है आपका किडनी होता है वह इसको छान देता है ब्लड से। इसको अलग करता है, जिसको हम लोग पेशाब के रूप में अपने शरीर से निष्कासित कर देते हैं। और यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि जो है यूरिया तो गंध करती नहीं है, क्योंकि आपके घरों में खाद रखी होती है तो गंध करता नहीं है। लेकिन इसका जो है हम लोग पेशाब अगर कोई व्यक्ति करता है कुछ समय बाद वहां से गंध आती है। उस गंध का कारण क्या है, ये आप क्वेश्चन पूछा गया है, आपको जानना होगा। जब भी उसके अमोनियम। 2 से 4 जो वहाँ पे यूरिया होता है वो आपका अमोनियम ऑक्साइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और गंध का कारण वही होता है। और आपसे यदि मानव की बात करें तो आप लोग यूरिया के बारे में देखें। वहीं पर अगर हम पंछियों की बात करें तो पंछियों में मूत्र उत्सर्जन किस रूप में होता है? मानव का देखें तो वहाँ पे यूरिया के रूप में। वहीं पर अगर हम पंछियों की बात करें, पंछियों में मूत्र उत्सर्जन किस रूप में होता है? वह आपका आता है यूरिक एसिड। पंछियों में मूत्र उत्सर्जन यूरिक एसिड के रूप में होता है। यूरिक एसिड के रूप में होता है। चलिए, तो फिटनेस सम्मिलित हो गया और यहाँ पर मुझ सम्मिलित हो गया सारी जानकारियाँ। अगर हम अगले रोग की बात करें, इटाई रोग संबंधित है। इटाई रोग यह किसकी बीमारी है, किससे संबंधित है? टेडनियम। आप हाँ, बहुत सही। आपका नाम आता है इटाई। इससे प्रभावित अंग कौन सा है? प्रभावित अंग इटाई से। इससे जो आपका प्रभावित अंग है वह आपका गुर्दा है। प्रभावित अंग गुड। गुर्दा है। और जो इसके लिए जिम्मेदार है कैंडमियम कैंडमियम है। और आपको, हमें उम्मीद है पता नहीं होगा, जो आप लोग बड़े चाव से खाना पसंद करते हैं और अपने बच्चों को ले आते हैं, जिसका नाम है, बहुत प्यारा नाम है, चॉकलेट। चॉकलेट की बात करें तो इसमें आपका जो हानिकारक तत्व कैडमियम है, आर्सेनिक है, ये सभी आपका लेड है, ये सभी आपके भारी मात्रा में पाए जाते हैं। इससे आपके कई बीमारियां होती हैं। आपका जो आपका, अगर हम बात करें, कैडमियम की बात हो गई, आपका वो क्या बताए हैं, लेड की बात हो गई। ये सभी आपके इसका ज़्यादा यूज किया जाए, कभी कभी आप लोग देखते हैं इससे आपका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित हो जाता है। बच्चा जो है दिमागी रूप से गड़बड़ा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिए, आप लोग उसका यूज करिए, लेकिन ध्यान में रखिए करिए। अपने बच्चों को, बच्चों को अच्छा लगता है, सबको पसंद है, ज़्यादा मांग करते हैं, लेकिन हम उनके जो है मांग के ऊपर और अपनी खुशी में उसको ज़्यादा ना खिलाने का प्रयास करें। कुछ कुछ घरों में तो ऐसी आदत बन गई है कि वहाँ पे शाम को आपको एक लाना है तो लाना है। इसकी आदत गलत है। कभी हो गया ठीक है, लेकिन आप लोग जानिए यह किस तरह से हानिकारक है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? विटामिन B12 यानी कि B12
विटामिन B12 का प्रमुख घटक क्या है? आपको B12 पूछता है और B6 पूछता है। B6 B12 बता दीजिए। अगर हम B6 की बात करें तो आपको यहाँ पे फोलिक एसिड देखने को मिलता है, और अगर यहाँ पे B12 की बात करें तो आपको यहाँ पे देखने को मिलता है कोबाल्ट। यहीं से अगर विटामिन बी की बात हो रही है तो आप लोग क्वेश्चन में देखते हैं कि वे कौन कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं। वे कौन कौन से विटामिन हैं जो पानी में घुलनशील हैं। तो इसके लिए हमने आपको एक नॉर्मल तरीका बताया था। आपको कुछ नहीं याद करना है, आपको पता है कि हमारे शरीर में WBC होता है। सबको पता है, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, C फॉर विटामिन सी। यानी पानी में आपका WC जो है वह घुलनशील है। या तो भैंस गई पानी में, आपका B हो गया, और साथ C हो गया, भैंस गई पानी में, आपका पानी से पानी में घुलनशील। और यहीं पे आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो है आप लोग महिला वर्ग से जुड़े हैं, तो आप लोग मैक्सिमम घरों में आप लोग देखते हैं क्या करते हैं कि सब्जी को छील लेते हैं। सब्जी को छील लेंगे और छीलने के बाद आप लोग उसको छील लेंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं उसको काट भी लेंगे, उसके बाद भूनने का कार्य करते हैं। जैसे कि मैक्सिमम कंडीशन में देखा जाता है साग तो आप लोग इसी कंडीशन करते हैं, तो ऐसे ना करिए, बल्कि उसको पहले अच्छी तरह जितना भी धुलना हो धुल लीजिए। उसके बाद उसकी जो आगे की प्रक्रिया है उसको करिए। वहाँ से आपकी जो विटामिन बी है और विटामिन सी है ये आपकी दोनों नष्ट नहीं होगी। और साथ साथ जानकारी के लिए बता दूं कि जो आपके शरीर को सबसे अधिक आवश्यकता की जो विटामिन है वह आपकी विटामिन सी है। और इसके साथ ही साथ यदि हम उसको मंद आंच में पकाएं तो हमारा जो भोजन है वह काफ़ी स्वादिष्ट होता है, और उसके साथ ही साथ जो उसके काफ़ी और तत्व हैं वो आपको उनका नुकसान नहीं होता, बल्कि हमारे भोजन में बने रहते हैं। चलिए, यहीं पर अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं, आप लोग देखते हैं कि हम लोग HIV की बात करते हैं कि फला व्यक्ति को HIV हो गया है, अब वह व्यक्ति बचेगा नहीं, दुबला पतला हो गया है। HIV में होता क्या है? HIV में क्या होता है जिससे व्यक्ति बीमार पड़ा रहता है? HIV में क्या होता है बता दीजिए। आपके शरीर में एक आपका पाया जाता है ब्लड में, हमने वहाँ पे आपको उसका पढ़ाया था, ब्लड पढ़ाया तो वहाँ पे पढ़ाया था। एक आपका तत्व होता है लिम्फोसाइट। अब बता दीजिए आप लोग, लिम्फोसाइट। और आपको जब HIV होता है तो जो लिम्फोसाइट होता है इसकी मृत्यु हो जाती है। लिम्फोसाइट मृत्यु हो जाती है। जब तक लिम्फोसाइट जीवित रहता है तब तक ये खुद ही जो आपके शरीर में जो भी वायरस की एंट्री होती है, बैक्टीरिया की एंट्री होती है, उसको मारने का कार्य आपका लिम्फोसाइट करता है। और जब हमको ये HIV हो जाता है तो उस कंडीशन में जो हमारे शरीर में मारने का कार्य करता है, बीमारियों को मारने का काम करता है, उसी की भी मृत्यु हो जाती है, अर्थात लिम्फोसाइट की मृत्यु हो जाती है। जिससे जो HIV से ग्रसित व्यक्ति होता है उस पर सारी बीमारियां हावी हो जाती हैं और इसकी अंततः मृत्यु हो जाती है। आप लोग लिम्फोसाइट के बारे में जान लिए, HIV के बारे में। अगर हम HIV के फुल फॉर्म की बात करें तो HIV का फुल फॉर्म क्या होता है बता दीजिए। HIV का फुल फॉर्म आप लोगों के ऊपर है, हम आगे बढ़ते हैं। कुछ कुछ आप लोग सोचते रहिए, सर्च करिए, किसी तरह बताइए। आप लोग शांत बिल्कुल हैं।
इसलिए बताने का कोई मतलब है नहीं। चलिए, आप लोग देखते हैं कि सर्वदाता ब्लड ग्रुप में आपका नाम आता है ओ का। अगर हम बात करें आपके ओ की बात करें, आप लोग देखते हैं कि हम लोग प्लस माइनस का यूज करते हैं, ओ निगेटिव ओ पॉजिटिव। अगर हम इसमें एक आपका ओ पॉजिटिव कर दें, एक आपका ओ निगेटिव कर दें, तो कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वदाता होगा? ओ पॉजिटिव होगा, ओ निगेटिव होगा? बता दीजिए। ओ सर्वदाता ब्लड पॉजिटिव। ग्रुप। ओ पॉजिटिव। देखिए यहाँ पे अगर हम सीधा सीधा पूछते हैं सर्वदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, तब आपका जवाब बिल्कुल सही होता है कि आपका ब्लड ग्रुप ओ है। लेकिन जो ही अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात कर दे, तो आपका ओ निगेटिव होता है, क्योंकि इसमें जो आपका सर्वदाता इसका होने का जो कारण है, सर्वदाता होने का जो कारण है वह आपका एंटीजन है। आपके ब्लड में एंटीजन और एंटीबॉडी दो पाए जाते हैं, एंटीजन और एंटीबॉडी। तो जो आपका वो निगेटिव होता है, यानी कि इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, इसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है। यही कारण है कि हम ओ को किसी भी ब्लड ग्रुप में चढ़ा दें तो व्यक्ति की मृत्यु नहीं होती है, अर्थात तो उसमें सर्कुलेट करने लगता है। अगर हम एंटीजन की आखिर की बात करें, तो हमने आपको एंटीजन के बारे में कुछ इस तरह बताया था। आपके ब्लड ग्रुप का हो गया, कोई कण है आपका, और उसमें इस तरह की आखिर एक बताया था, इस तरह की आखिर बनी रहती है। और मैंने आपको बताया था एक आपकी आखिर किस तरह से होती है, इस तरह से होती है। आपको एंटीजन की बात किया था, इसमें भी आपके दो कैटेगरी थी, कैपिटल स्मॉल ए और एक्स वाई करके एंटीबॉडी बताया था। आपके नसें हैं, आपकी ये नस है और इसके सिरों पर एक आकृत ऐसी होती है, इस तरह की आकृत होती है, और एक आकृत इस तरह की होती है। उसका विभाजन में किया था, और इसको पुनः मौका मिलेगा जब आपको हम ब्लड ग्रुप ब्लड पढ़ाएंगे, तो पुनः वहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे एंटीजन एंटीबॉडी प्लस माइनस सब कुछ वहाँ पे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे जानिए, जो आपका ब्लड ग्रुप वो है, अगर वह सर्वदाता है तो उसके पीछे का कारण क्या है कि उसमें एंटीजन आपका अनुपस्थित है, इसीलिए वह सर्वदाता बन पाया है। अगर वहीं पर बात करूं मैं, इसका बात कर लूँ आपका, क्या बात कर रहा था, चलिए दिमाग से उतर गया। अगर इसी ब्लड ग्रुप से संबंधित मैं बात कर लूँ, तो आपका सर्वग्राही कौन सा होता है? सर्वग्राही कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जो किसी भी ब्लड को ग्रहण कर सकता है? कौन सा ब्लड ग्रुप है, बता दीजिए। ए बी। ए बी। हाँ, बताइए। आपका ब्लड ग्रुप ए बी है। अच्छा, वहीं पर आप लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप से संबंधित ही है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम, इसमें कैसे क्या होता है, कोई बता नाइट्रोजन दे। की अधिकता के कारण। नाइट्रोजन। हाँ, नाइट्रोजन की अधिकता के कारण आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। और इसमें होता क्या है, बच्चा जो है पैदा होने से पहले या जो है पैदा होने के घंटों बाद आपका बच्चा जो है नीला पड़ करके इसकी मृत्यु हो जाती है। और आपको बता दें कि यह नाइट्रोजन की अधिकता के कारण होता है। आपका शुद्ध जल है, उसमें आपका है, आप लोग मैक्सिमम कुरकुरा खाना पसंद करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो कुरकुरा है उसे सुरक्षित रखने के लिए आपका उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है। नाइट्रोजन गैस भरी होती है जिससे उसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। और इसी नाइट्रोजन की अधिकता के कारण ही आपका जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम जैसी घटना घटती है। अगर वहीं पे एक आपकी बीमारी होती है ब्लड ग्रुप आपका, एक लोग यदि पुरुष जो है या महिला ए बी पॉजिटिव है, ए बी पॉजिटिव है, और पुरुष या महिला उसमें से एक ए बी निगेटिव है, तो यहाँ से कौन सा रोग होता है, बता दीजिए। ए बी पॉजिटिव और ए बी निगेटिव, कौन सा? निगेटिव। यहाँ से भी
अब थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर आ रहा है, लेकिन यहाँ से ब्लू बेबी सिंड्रोम की तरह घटना घटती है। इस कंडीशन में उनको यदि बच्चा होता है तो वह बच्चा जो है आपका जो है उसके या तो होने के पहले मृत्यु हो जाती है, या तो बच्चा पैदा हुआ उसके कुछ घंटों बाद जो है उसकी मृत्यु हो जाती है। तो AB पॉजिटिव और AB नेगेटिव को लेकर यह घटना होती है। और वहीं अगर ब्लड की बात हो रही है तो आप लोग जाते हैं डॉक्टर के यहाँ, तो जिस मशीन के माध्यम से आपका ब्लड का प्रेशर यानी कि BP ब्लड प्रेशर को नापता है, वह उस मशीन का नाम क्या है? अच्छा, अगर मैं इस मशीन की बात हो गई तो आपका ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? आपका ब्लड प्रेशर को लेकर क्वेश्चन बराबर पूछता है, बता दीजिए। 120 नॉर्मल। 120 क्या है? यहाँ पर आपके दो शब्द आते हैं, सिस्टोलिक और आपके डिस्टोलिक। सिस्टोलिक आपका 120 है कि डिस्टोलिक आपका 120 है, क्या है? ये तो आपके दो बताइए तो। शब्द आते हैं, सिस्टोलिक, डिस्टोलिक। आप लोग इस तरह से पढ़ते हैं 80 120 पढ़ते हैं, पढ़ते नहीं है, सुने हैं। क्योंकि क्योंकि आपका क्वेश्चन में तो ये तो आपका रक्तदाब पूछता ही है, उसके साथ साथ आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक भी पूछता है। सिस्टोलिक वो होता है जब हमारा हार्ट पंप करता है तो कितने प्रेशर से ब्लड को फेंक रहा है, ये आपका सिस्टोलिक है, जिसमें वह आपके 120 के प्रेशर से फेंकता है, वो आपका 120 है। लेकिन वहीं पर डिस्टोलिक की बात करें तो जब ब्लड हमारे नस के अंत तक पहुंचा, वहां से कितने वेग से कितने दाब से वह पुनः हार्ट की तरफ आ रहा है, उसको डिस्टोलिक बोलते हैं। आपका 120 के स्पीड से 120 के दाब पर यह जाता है और पुनः वहां से लास्ट में टकरा करके इसकी स्पीड कम हो जाती है, इसका दाब कम हो जाता है, वो आपका 80 के स्पीड से वापस आता है। इसी को सिस्टोलिक और डायस्टोलिक के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछे रक्तचाप की बात करें तो इसको हम लोग 80/120 के बारे में बताते हैं। अब समझ में आ गया ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक डायस्टोलिक, 80/120 का कॉन्सेप्ट। भाई फिर से किसी को बता दी। समस्या? हाँ, फिर से एक बार स्टोरी। यहाँ पर आपका दो शब्द आता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। आपका जो ब्लड है, जब आपका हार्ट पंप करता है, वह 120 के दाब से भेजता है। आपको पता है कि हमको किसी ऊंचाई पर ब्लड को ले जाना है, तो आपको पता जरूर है कि इसके लिए ज़्यादा हमको दाब लगाना पड़ता है। तो आपको सिर्फ 80 120 याद है। आपको हो सकता है इंग्लिश का जो वर्ड है ये आपको परेशान कर रहा हो, नहीं तो उससे साफ पता चल रहा है डिस्टोलिक, इसमें DI लगा है, यानी कि उसमें डिक्रीज कर रहा है, उसको दाब को कम करना हो जा रहा है, डिस्टोलिक हो जा रहा है। आपका सिस्टोलिक जो है, जब हम किसी ऊंचाई पर किसी वस्तु को चढ़ाते हैं तो हमें देखते हैं ज़्यादा बल की आवश्यकता होती है। अगर हमको पंप करना होता है तो हमारे अगर मोटर है उसको पानी ऊपर चढ़ाओ तो ज़्यादा परिश्रम करना होता है। अगर वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा तभी आप कहते हैं कि लाइट कमज़ोर है या जो पानी का प्रेशर कम आ रहा है, यही कारण है कि पानी ऊपर तक नहीं चढ़ पा रहा है। तो वहाँ पे किसी एक निश्चित प्रेशर पे पानी, हमारा अगर उतने प्रेशर पे पानी आता तो चढ़ जाता, लेकिन उससे कम आ रहा है तो नहीं चढ़ पा रहा है। तो जो है एक निश्चित प्रेशर कौन सा है जिससे आपका ब्लड आपके मस्तिष्क तक पहुंच सके, वह आपका 120 का प्रेशर है। जिसपे आपका हार्ट उतने उतने प्रेशर से पंप करेगा तो आपका ब्लड जो है मस्तिष्क तक चढ़ जाएगा, वो आपका 120 है। और पुनः जब पानी आप लोग देखते हैं कि गिरता है तो उसका जो है गिरने के लिए आराम से गिर रहा है, इसलिए उसका प्रेशर 120 के प्रेशर को भेजता है, लेकिन वहां से आने के लिए प्रेशर उसका कम हो जाता है, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है। गिरता तो तेजी से है लेकिन उसका दाब कम हो जाता है, तो दाब वहाँ पे 180, इसी को डिस्टोलिक बोलते हैं। सिस्टोलिक डिस्टोलिक आपके जब जाएगा तो 120 के दाब से जाता है, लेकिन जब आप वापस आता है वो आपका 80। यहीं से आपका 80 120 का कॉन्सेप्ट बनता है BP के संबंध में। और हमारा जो क्वेश्चन था
जो बीपी हम लोग किस मशीन के माध्यम से नापते हैं, तो उसका नाम है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर देख लीजिए, स्फिग्मोमैनोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर। जो आप लोग देखते हैं कि डॉक्टर साहब जिस तरह से बंद रहता है इसको खड़ा कर देते हैं और आपका यहाँ पे बॉक्स के रूप में रहता है, और इसमें आपका यहाँ पे पारा होता है और इंगित होता है। यहाँ से आपका एक पंप लिए रहते हैं, इसको हाथ में दबाते हैं और पाइप यहाँ से निकली रहती है और आपके हाथ में पट्टी के माध्यम से टाइट कर देते हैं और पारा इसमें चढ़ने लगता है। उसी मशीन का नाम ही स्फिग्मोमैनोमीटर है। उसी के माध्यम से ब्लड प्रेशर को हम लोग नापते हैं। चलिए, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव। यहीं पर यदि आपसे अंडे की बात कर दे कि पहले सबसे पहले इसको बताइए, एक कोशिकीय जीव की बात करें, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव की बात कर दे, अगर वहीं पर एक कोशिकीय अंडे की बात है तो आपका शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। वहीं पर अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आपका नाम आता है एसिटेबुलेरिया। देखिए, अगर एक कोशिकीय जीव की बात करें, सबसे बड़े एक कोशिकीय जीव की बात करें तो आपका नाम आता है एसिटेबुलेरिया। सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है एसिटेबुलेरिया। वहीं पर चलिए, कोशिका की बात हो गई। यहीं पर मैंने आपको एक पंछी की चर्चा किया था अभी कल आपको। विश्व की सबसे छोटी पंछी कौन सी है? hummingbird, हमिंग बर्ड है। लेकिन अगर हम हमिंग बर्ड ना दे करके आपसे ऑप्शन में अगर हिंदी में नाम लिखते, अगर हम हमिंग बर्ड को देखें तो आपका इंग्लिश में जो है उसका हम लोग उच्चारण करते हैं, उसका उच्चारण ही हमिंग बर्ड है। लेकिन अगर आपसे हिंदी में दे दे तो उसका नाम है गुंजन पंछी। उसका नाम है गुंजन पंछी। और इसमें भी आपकी उसकी भी हमिंग बर्ड में ही एक वैरायटी आती है, बी हमिंग बर्ड, यानी कि बी गुंजन पंछी। यह आपकी 5 सेंटीमीटर लंबाई की होती है और इसकी जो खास बात है कि यह आगे और पीछे की तरफ जो है मुड़ सकती है, जो कि इसकी एक प्रमुख विशेषता है। अच्छा, बता दीजिए, पंछी की बात हो गई, सबसे बड़ा पंछी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता? सबसे बड़ा पंछी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता? बता दीजिए। हेलो। सबसे बड़ा पंछी कौन सा है जो उड़ नहीं सकता? आपका शुतुरमुर्ग। आवाज नहीं मिल रही क्या? ये तो नॉर्मल क्वेश्चन था। मिल रही है। वो आपका सुर शुतुरमुर्ग है। अगर उसकी बात करें, इसकी स्थिति की बात करें, कहाँ पे पाया जाता है, तो आपके दक्षिण अफ्रीका के सहारा मरुस्थल में पाया जाता है। और यह ना उड़ पाने वाला पंछी है और बहुत तेजी से दौड़ता है। अगर हम वहीं पर चेचक के टीके की बात कर लें, चेचक के टीके की खोजकर्ता कौन है? बता दीजिए। चेचक के टीके के खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। चेचक के टीके खोजकर्ता कौन है? एडवर्ड जेनर। अच्छा, यहीं पर जब चेचक की बात आ गई, आपको पता है कि एक संक्रामक बीमारी है। अगर हम पोलियो की बात कर लें, पोलियो,
आप लोग बता दीजिए पोलियो संक्रामक है कि या नहीं? पोलियो एक संक्रामक बीमारी है या नहीं? है। हाँ, जवाब आपका बिल्कुल सही है। और पोलियो कैसे होता है? इसमें जो घटक है वायरस है, एक विषाणु है कि कवक है, फफूंद है, क्या है? विषाणु। पोलियो जो है यह एक वायरस जनित बीमारी है। पोलियो इसमें क्या होता क्या है, जब पोलियो से ग्रसित व्यक्ति है, जब वहाँ पे सफाई ना बरती जाए और वहाँ पे गंदगी रहे, इस तरह से उसके मल मूत्र से इसके जो विषाणु होते हैं वहाँ से निष्कासित होते हैं, और जो व्यक्ति इसकी सफाई करता है अगर वह सावधानी ना बरते तो हो सकता है वह उसकी चपेट में आ जाए, वैसी व्यक्ति पोलियो का शिकार हो सकता है। अगर वहीं पे जब पोलियो की बात हो गई तो पोलियो के टीके की बात करें, जो इसका जो है हम लोग जो पिया बच्चों को पिलाते हैं मुख में 2 बूंद जिंदगी की, तो ये जो वैक्सीन है एक प्रकार की वैक्सीन है, इसका आविष्कार किसने किया था? जो पोलियो की वैक्सीन हम लोग पिलाते हैं 2 बूंद, इसके आविष्कारक कौन है? अल्बर्ट साबिन। अल्बर्ट साबिन है, इसके आविष्कारक हैं अल्बर्ट साबिन। अच्छा, यहीं पे एक दवा का नाम आता है क्लोरोक्वीन। देखिए इस तरह से नाम आता है क्लोरोक्वीन नामक दवा किसके उपचार में प्रयोग में लाई जाती है? तो ये विशेष रूप से अगर हम क्लोरोक्वीन की बात करें तो ये आपकी मलेरिया की दवा है और इसी के उपचार में ही लाई जाती है क्लोरोक्वीन। अगर वहीं पर आप लोगों से बात करो, ध्यान में आ गया कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपके? हाँ, क्वेश्चन अगर मैं इस हिसाब से पूछूं, आपके नाखून में विद्यमान प्रोटीन का नाम क्या है? आपके नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? बता दीजिए। नाखून में कौन सा प्रोटीन विद्यमान होता है? तो वहाँ पे आपको नाम मिलता है कैराटिन, एक प्रोटीन है। कैराटिन नामक प्रोटीन आपके नाखून में पाया जाता है। अच्छा हाँ, एक चीज मैं भूल गया, जो आपका हमिंग बर्ड है, अगर इसकी मिस्ट्री की बात करें, ये कहाँ पे पाया जाता है? क्यूबा। क्यूबा की बात है यहाँ पे। बोल नहीं सकता है, यहाँ बता दीजिए। अगर मैं बात करूँ आपसे, क्या बात कर रहा था, अभी WHO ने उसको जो है आपका स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। क्या बोलेंगे एक शब्द उसके लिए WHO के द्वारा? आपकी बीमारी है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स आपसे अगर क्वेश्चन करें यह कहाँ की स्थानिक बीमारी है? मंकी पॉक्स हमने आपको बताया था यह आपकी जूनोटिक बीमारी है। जूनोटिक बीमारी के साथ साथ हमने आपको बताया था यह कहाँ की स्थानीय बीमारी है, मंकी पॉक्स। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था भारत में इससे पहली मृत्यु किस राज्य में हुई है? इतना चीज़ बता दीजिए। मंकी पॉक्स जैसे आपका स्मॉल पॉक्स होता है उसी तरह से यह भी आपके वायरस से संबंधित बीमारी है, यह आपकी संक्रामक बीमारी है। अगर स्थानीय की बात करें तो हमने आपको नाम बताया था नाइजीरिया। यह आपकी नाइजीरिया की स्थानीय बीमारी है और वायरस जनित बीमारी है। और हमने आपको बताया था जूनोटिक माने कि पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारी है। और इससे अगर भारत में प्रथम मृत्यु की बात करें तो आपका केरल है।
चलिए, तो अभी तो क्वेश्चन बहुत थे, लेकिन आपका समय भी 7:05 हो गया। और आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग ठीक जो है 6 बजे जुड़ जाइए। और यदि आप लोग यहाँ से बोलने की समस्या होती है तो यदि आप लोग चाहें तो इस कक्षा को हम और पहले कर सकते हैं। यदि आप लोग सभी लोग तैयार हों और पहले से जुड़ने के लिए, तो इसको हम और पहले भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 6 बजे हो सकता है। तो आप लोग कहिए तो और पहले कर दूं, या तो आप लोग 6 बजे एकदम नियत समय से जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें आप ही लोग जुड़ेंगे तभी यह क्लास प्रारंभ हो पाएगी। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे हम रिकॉर्ड करते, रिकॉर्डिंग तभी होगी जब आप लोगों में से आप लोग जुड़ेंगे, तभी यहाँ रिकॉर्डिंग होगी और आपको मिलेगी। तो इसलिए आप लोग 6 बजे जुड़ने का प्रयास करिए टाइम से। और इसी के साथ मैं कक्षा को यहीं पे समाप्त करता हूँ। आपका दिन मंगलमय हो।